everyone, welcome again on YouTube channel Taming Physics। आज बच्चों हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टर्न हमने कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 4 डेरिवेशंस करे थे। उसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक यूज किया था, यानी कैपेसिटर कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक्स। वहां हमने ये कहा था कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है बेटा? एनी टाइप ऑफ इंसुलेटर इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी स्टैटिक चार्ज पे इंसुलेटर क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हमको समझना है। तो सिंपली डाई इलेक्ट्रिक्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इट इज एन इंसुलेटर। अब डाई इलेक्ट्रिक 2 टाइप का होता है, एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक, दूसरा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलर डाई इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या बेटा? एनी डाई इलेक्ट्रिक्स whose elementary particles have zero dipole moment is known as non-polar dielectric. Elementary particles means atoms or molecules. Example हमने दिया है ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस etc. ये सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। रीजन इसका बड़ा सिंपल है, इसमें जो नेट पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, उनका दोनों का अगर हम सेंटर देखें तो कोइंसाइड कर जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जहां Q क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे हम न्यूक्लियस का चार्ज ले लें या सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ले, दैट इज Q। एंड 2L इज सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो किसी इंस्टेंट पे देखें तो ये सेपरेशन है, लेकिन ऑन एन एवरेज मोमेंट पे देखेंगे तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। इस सबका सेंटर कहां आ गया? पॉजिटिव चार्ज पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज पे आ गया तो 2L का वैल्यू क्या हो गया? 0। और 2L 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? जिनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं। अब ऐसे डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होगा? यहां पे हमने दिखाया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का ब्लॉक लिया है, टुकड़ा लिया है। यहां पे हर एक मॉलिक्यूल या एटम का डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं एक सिंगल कोई मॉलिक्यूल ले लिया या एटम ले लिया, यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो अब इस केस में होगा क्या? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो इन दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसका सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसका भी सेंटर यही है। लेकिन इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से न्यूक्लियस पे फोर्स इधर लगेगा QE, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका पाथ मॉडिफाई हो जाएगा और जो नया शेप बनेगा इसके ऑर्बिट का वो इस टाइप का बनेगा।
तो इसका सेंटर निगेटिव चार्ज का यहां हो गया, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का ये शिफ्ट कर जाएगा बेसिकली टू द स्केल। अगर हम दिखाएं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा, निगेटिव चार्ज पे इधर लग रहा। अब सेंटर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट करके इधर चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ गया और निगेटिव चार्ज का जो ऑर्बिट है वो पूरा का पूरा शेप शिफ्ट करेगा इस साइड में, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। तो ये इधर आ गया और ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, तो ये बाउंड्री यहां न होके कहीं यहां से स्टार्ट होगा, ये शेप का हो जाएगा। तो इसका सेंटर यहां पे आ गया, निगेटिव चार्ज यहां हो गया। तो अब देखें तो इनके सेंटर के बीच एक सेपरेशन है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। वही चीज यहाँ पे हमने दिखाया, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई लगा रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे बेटा वो फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और निगेटिव चार्जेस का ऑर्बिट मॉडिफाई होके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर अब कोइंसाइड नहीं करेगा। तो जैसे ये हमने देखा है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर गया। अच्छा, अब शिफ्ट करने से होगा क्या कि हमने एक रीजन यहाँ थिन फिल्म लिया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड पे नेट निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस फेस पे क्या होगा भाई, नेट निगेटिव चार्ज हो जाएगा और राइट साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बीच के पोर्शन में देखें तो ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज है, दोनों फेस पे जो चार्ज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट पे चार्ज होता है तो दोनों प्लेट के बीच में एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट होता है। ऐसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस चार्ज के वजह से, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हमने नाम दिया ई पोलराइजेशन। जो ई पोलराइजेशन है उसका मैग्नीट्यूड हमने इतना लिया, यानी एक्सटर्नल फील्ड से कम लिया है। मैक्सिमम ये एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो सकता है। किसके केस में भाई, कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में हम देखें बेटा तो यहाँ पे एक कंडक्टर ले लें, अगर एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में होगा और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डाइलेक्ट्रिक के केस में जो पोलराइजेशन की वजह से फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से हमेशा कम होता है, तो ये हमने दिखाया है। तो जो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हमने EM से, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक से शो किया। इट विल बी दिस वन। इन दोनों का रिजल्टेंट ये यहां से लेके यहां तक होगा। मैथमेटिकली हम देखें तो हम कह सकते हैं ई मीडियम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसको फर्दर डेराइव करें तो ये हो जाता है E बाई के, जहां पे E क्या है भाई, एक्सटर्नल फील्ड, 10 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a dielectric is E by K, where E is external electric field and K is
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। सो ये इस तरीके से हो जाएगा। वही चीज हमने यहां पे बीच में दिखाया है, व्हेन dielectric is placed in external electric field, it is polarized in the direction of field। फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज हो रहा है और उस पोलराइजेशन से जो फील्ड क्रिएट होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में जो होगा वो E/K हो जाएगा। अब दूसरे टाइप के डाइलेक्ट्रिक पे आए तो दूसरा टाइप क्या है भाई? पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द डाइलेक्ट्रिक या इट इज डिफाइंड एज द इंसुलेटर हुज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। यानी इनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से, क्योंकि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल या एटम के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रैंडम होगा, और इस रैंडमनेस के वजह से, ये हमने एरो से दिखाया, हर एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रैंडमनेस के वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस ब्लॉक का, यानी ये जो हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक ब्लॉक लिया है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? जीरो होगा। एग्जाम्पल पोलर डाइलेक्ट्रिक का HCl, NaCl, H2O, ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E लगाएंगे, तो क्या होगा? ऑल द डाइपोल्स ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी डाइपोल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर टॉर्क लगा रहा होगा, और उस टॉर्क के वजह से वो रोटेट करेंगे किधर? अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब गेन होगा भाई? व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी P और E का सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये P और E का सेम डायरेक्शन हो गया। अच्छा बेटे, अब हम यहां पे देखें तो हो क्या रहा है कि सारे के सारे डाइपोल्स या मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और हम ये जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये फेस देखें तो इस फेस पे डाइपोल का टेल होगा, और इस फेस पे सारे डाइपोल का हेड होगा। बीच में जो भी होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे चार्ज को। जैसे ये हेड का पॉजिटिव चार्ज है, ये टेल का नेगेटिव चार्ज, ये कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे यहाँ कैंसिल आउट कर रहे थे। यानी ये वाला फेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगेन जो हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिस्कस किया था वही चीज यहां होगी। इस चार्ज के वजह से अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट होगा इस पोलराइजेशन की वजह से, जो डाइपोल रोटेट कर रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अगेन इसको अगर हम फर्दर डिराइव करेंगे तो ये E/K हो जाएगा, जहां पे E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हमने इस पोलर डाई इलेक्ट्रिक को रखा है, और K डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो,
उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के होगा, जहां E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से भी हम समझ सकते हैं कि मेटल के केस में अंदर फील्ड जीरो क्यों होता है। तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? इंफिनिटी। लास्ट टर्न हमने बताया था। फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। तो E बाई इंफिनिटी 0 हो गया। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा। जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके वजह से इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको बड़ा सिंपली हम यहीं से निकाल सकते हैं। फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा। ई पोलराइजेशन, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज इक्वल टू ई माइनस ई मीडियम, ये हो जाएगा। अच्छा, ई माइनस ई मीडियम क्या है? यहां से देखे बेटा, ई मीडियम ई बाई के माइनस ई बाई के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या हो जाएगा? ई कॉमन हो गया, 1 माइनस के, 1 माइनस 1 बाई के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालेंगे बेटा, फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। वो रिजल्ट क्या है? कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, अब उस पे पोलराइजेशन की वजह से चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, यानी चार्ज डेवलप्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक केप्ट इनसाइड अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो रखा है उसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप कर रहा है, इसके लिए फार्मूला निकालना है। डेराइव हम यहीं से करेंगे। उस रिजल्ट को अगेन आपको याद रखना, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो जैसे ये कैपेसिटर ले लें, दो प्लेट है कैपेसिटर के, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज माइनस Q। इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। तो इस डाइलेक्ट्रिक पे जो दोनों फेस पे चार्ज डेवलप होगा, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। चाहे ये डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कल भी इस चीज को हमने डिस्कस किया था, आज अभी हमने फिगर में डिस्कस किया है। ये जो कैपेसिटर, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नाम दे दें। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस स्पेस में यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो फील्ड होगा वो ई होगा। और इस ई का वैल्यू क्या होगा भाई? कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फार्मूला। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए। सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया। अब हमको Q पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से यहां पे माइनस QP चार्ज डेवलप होगा और यहां पे प्लस QP चार्ज डेवलप होगा। इसी चार्ज को हमको फाइंड आउट करना है कि यहां पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्या है। तो इसके वजह से जो फील्ड डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, इसके वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा और इसको हम नाम दे रहे EP, ई पोलराइजेशन। तो ई पोलराइजेशन क्या होगा भाई?
ये एकदम उसी तरीके से जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो फॉर्मूला वही बनेगा Q पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे हम पुट कर दे बेटा, तो Q पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू E 1 माइनस 1/k, या Q पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A कैपिटल E 1 माइनस 1/k। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और कैपेसिटर का अगर केस दिया तो E का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा Q पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, इसको हम यहां पे लिख देते हैं Q पोलराइजेशन इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k। ये फार्मूला हो गया। और चार्ज ऑफ पोलराइजेशन अगर फील्ड के वजह से निकालना है तो Q पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AE 1 माइनस 1/k। ये तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए बेटा, ये कंपटीशन के लिए तीनों फार्मूले हैं, तो इसको याद रखना है आपको। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक और टॉपिक कर ले डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसका भी यूज आता है। सो व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डिफिनीशन आप लिखो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम पीछे भी किसी न किसी लेक्चर में डिस्कस किए हुए, लेकिन इसको अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज आने वाला है यहाँ न्यूमेरिकल में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका निकाल बेटा? ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम is defined as minimum electric field, minimum electric field at which dielectric behaves as conductor. यानी जिस मिनिमम एक्सटर्नल फील्ड पे डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर के तरीके बिहेव करने लगता है, उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। फ्री स्पेस का
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है बेटा, क्योंकि फ्री स्पेस कभी भी कंडक्टर के तरीके बिहेव नहीं करेगा। ध्यान से एक बार सुनना, फ्री स्पेस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है और फ्री स्पेस का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो कभी भी कंडक्टर के तरीके बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले ले तो वो कंडक्टर के तरीके बिहेव क्यों करने लगेगा? भाई डाई इलेक्ट्रिक क्या इंसुलेटर है, लेकिन डेफिनेशन कर रहा है कि वो कंडक्टर के तरीके बिहेव करने लगेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक बना किससे? एटम या मॉलिक्यूल से, और उसमें होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये हम दिखा रहे बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो दिस एटम और मॉलिक्यूल हैज नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 है। ऐसे बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये करंट को कैरी नहीं कर सकता क्योंकि फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर दें तो इस एक्सटर्नल फील्ड के लगाने से पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स के वजह से ये थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा और इसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा मॉडिफाई कर जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स वो एक दूसरे को बांधे रहेंगे, वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक, इनका म्यूचुअल इंटरएक्शन है बेटा, इसका एक लिमिट होगा, उससे ज्यादा ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकते। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाएंगे ये जो फोर्स है ये इंक्रीज करता जाएगा, और ये इंक्रीज करता जाएगा तो कभी न कभी इस एफ इलेक्ट्रिक को जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको एक्सीड कर जाएगा, और जब एक्सीड कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा, और अपने ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा तो हमने एक एटम या मॉलिक्यूल का बात किया है, ऐसे ढेर सारे एटम से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री हो जाएंगे तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग एक आयन क्रिएट हो जाएगा, और आयन सारे के सारे फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड के अपोजिट मूव करने लगेंगे, यानी अब ये कंडक्टर के तरीके बिहेव करेगा। तो जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए भाई। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल तो हम इसी पे कर लेते हैं बेटा, इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे करते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, there is a capacitor of plate separation 1 mm, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या भाई? 1 mm, एंड कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटेंस क्या? 10 माइक्रोफैरड। इट इज फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से भरा गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है बेटा? 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। फाइंड आउट मैक्सिमम चार्ज
that can be stored on capacitor. इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्या स्टोर कर सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू E इंटू D। अब ये Q मैक्सिमम कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मैक्सिमम हो जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, वो ये हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ये कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर बन जाएगा तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, इस पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो ये चार्जेस लीक करने लगेगा और नेगेटिव चार्ज इधर जाने लगेगा और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो मैक्सिमम फील्ड हम यही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। सो Q मैक्सिमम इज इक्वल टू C E मैक्सिमम इंटू D इज इक्वल टू C कितना दिया, 10 माइक्रोफैराड, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू E हो गया बेटा 10 टू द पावर 5 इंटू D कितना दिया हुआ भाई 1 mm, 10 टू द पावर -3। सो दिस इज इक्वल टू, ये 10 टू पावर 6 कैंसिल आउट होगा, 10 टू द पावर -3 कूलम। ये मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर स्टोर किया जा सकता है, इससे ज्यादा हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 microfarad write down further. If charge on the positive plate is 500 microcoulomb on one plate and minus 500 microcoulomb on other plate, find out potential difference between the two plates. दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो Q इज इक्वल टू CV। भाई डिफिनेशन क्या, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू CV, या हमको V निकालना, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाई C। So V is equal to Q by C is equal to Q कितना दिया 500 माइक्रो, यानी 10 टू द पावर -6 अपॉन C कितना दिया हुआ 100 माइक्रोफैराड, यानी 10 टू द पावर -6। सो इट इज 5 वोल्ट। दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन हमने क्यों दिया बेटा, अब इसी पे एक एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन देते हैं, जिससे अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा यार ये कहां से घुमा के सवाल दे दिया। और एडवांस लेवल में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो टफ क्वेश्चंस होते हैं। So the question is, there is a capacitor of capacitance 100 microfarad, charge on positive plate is 500 microcoulomb and that on negative plate is -100 microcoulomb। ये चार्ज हम 0 भी दे सकते थे, तो हमने बेसिक क्या किया, अनइक्वल चार्ज दे दिया।
दोनों पे हम पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते थे बेटा। हमारा पर्पस क्या, मेन जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व इसी मेथड से होंगे। तो अनइक्वल चार्ज दे दिया, पहले केस में 500 और -500 था, तो उसके लिए तो आपको पता, लेकिन यहाँ पे एक पे दे दिया 500, दूसरे पे दे दिया -100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा यार ये तो अब कैसे सॉल्व होगा, ऐसा तो कहीं सवाल देखा ही नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन हम बात करते हैं, इसी डिफिनीशन पे आते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। इसमें Q है क्या, तो जनरली हम क्या सोचते हैं, Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमने भी ऐसे ही पढ़ाया था, हर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। Q इज चार्ज ऑन इनर फेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। कहां पे ये चार्ज है भाई, इनर फेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो यहां पे 500 चार्ज तो हमने पूरे पॉजिटिव प्लेट पे दिया और इस पे -100, और जबकि ये Q क्या है, चार्ज ऑन इनर फेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सारा का सारा चार्ज, ये अगर हम देखें पिछला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तो इसमें जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा बेटा, तो सारा का सारा चार्ज इनर फेस पे ही होगा। सारा का सारा चार्ज कहां होगा भाई, इनर फेस पे ही होगा, इसलिए वो प्रॉब्लम आसान था। अनइक्वल चार्ज है तो अब हमको इनर फेस पे चार्ज निकालना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड अर्थिंग। वहां पे ये पूरा चीज डिस्कस किया, कैसे ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसका हमने ट्रिक बताया था, दोनों चार्ज को ऐड करके हाफ कर लें। तो दोनों चार्ज 500 प्लस -100 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 200। ये जो चार्जेस आएंगे बाहर वाले फेस पे आएंगे, तो इधर आ गया 200 चार्ज और इधर आ गया 200 चार्ज बाहर वाले फेस पे। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें, इस पे टोटल 500 चार्ज है, तो इनर चार्ज पे क्या, इनर फेस पे क्या चार्ज आएगा बेटा, 300 माइक्रोकूलम, टोटल 500 हो गया। और इस पे टोटल -100 है, तो इनर फेस पे क्या आएगा, -300 कूलम, -300 कूलम, -300 और +200 -100 हो गया। तो अब देखें तो इनर फेस पे कैपेसिटर के हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना लेंगे भाई, पॉजिटिव प्लेट के इनर फेस पे चार्ज, दैट इज 300 एंड C इज 100। So potential difference between the two plates of capacitor is 3 volt। भाई लगा, अच्छा क्वेश्चन लगा कि नहीं है? तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3, the question is, there is a capacitor, there is a capacitor of capacitance C and separation between the plates D। आगे लिखिए, if separation between the plates is doubled, if separation between the plates is doubled and the space between the plates is completely filled with dielectric of dielectric constant 10, then find out
न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको हम सी डैश मान लें, इसी सी डैश को निकालना है। क्वेश्चन करो बेटा कि एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है। अब क्या करा कि उसके दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डबल कर दिया, यानी 2D कर दिया, और बीच में क्या भर दिया भाई, एक डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। तो अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश, वही हमको निकालना है, किसके टर्म में, सी के टर्म में। तो इस सी को अगर हम लिखे बेटा तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एयर फील्ड कैपेसिटर है तो इसका ये फॉर्मूला होगा। और सी डैश लिखे तो सी डैश के लिए फॉर्मूला है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि अब हो गया 2D। अब वो सेपरेशन कितना हो गया, 2D हो गया। के वैल्यू को पुट कर दे तो ये 10 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D, तो ये आ गया 5 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या भाई, सी है, सो इट विल बिकम 5C बाई इक्वेशन 1। सो दिस विल बी आंसर। इसका जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा वो 5C हो जाएगा। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। There is a capacitor of capacitance C and plate separation D। कैपेसिटेंस क्या भाई, C है, और दोनों प्लेट का सेपरेशन क्या है, D है। राइट डाउन फर्दर, फाइंड आउट इट्स कैपेसिटेंस if it is filled with a conductor of thickness D by 2 as shown in the figure। D by 2 थिकनेस का कंडक्टर इसमें भर दिया जैसा कि फिगर में दिखा रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको निकालना है। कैपेसिटेंस अब हम सी डैश निकाल सपोज कर ले बेटा, तो यही सी डैश हमको निकालना है। ये जो विड्थ है कंडक्टर का वो D by 2, थिकनेस D by 2 है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 1। अब कोई कैपेसिटर अगर मेटल स्लैब से भरा हुआ है बेटा पार्शियली, तो उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है वो हमने बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। क्या बताया था भाई, डी माइनस टी, जहां पे टी थिकनेस है इसका कंडक्टर का। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी कितना दिया, डी बाई 2। तो ये सॉल्व कर ले तो ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो कितना भाई, सी है, तो इट विल बी 2C। इसका आंसर हो जाएगा 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा। देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस
100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड and separation D. Write down further. If separation between the plates becomes double and a dielectric slab of thickness D is filled inside capacitor, its new capacitance becomes 500 microfarad. Find out dielectric constant of capacitor. ये हमको निकालना है। कह रहा कि कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है, अगर सेपरेशन डबल कर दें और इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस डी का पुट कर दें तो जो नया कैपेसिटेंस है 500 माइक्रोफैरड है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना उस स्लैब का ये निकालना है। बच्चों देखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या बेटा, जब हम दे रहे हैं क्वेश्चन तुमको वीडियो रोक के ट्राई करना है, फिर अगर नहीं आए तभी वीडियो देखना है, आ जाए तो फिर आंसर को कंप्लीट चेक करना है कि तुमने सही करा है कि नहीं करा। ये नहीं कि हमने दिया और कंटिन्यूअस सॉल्यूशन देखते जा रहे हो, उससे कोई मजा नहीं आएगा, फिर वो लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितना हम जो तरीका बता रहे उस तरीके से होगा। तो करते भाई, इसके लिए जो ये फिगर दिया उससे हम क्या लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखें, इसके लिए भी फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, वो फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहले हम फार्मूला ही लिख दे रहे हैं बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला हमने पढ़ाया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये दिया हुआ 500, यहां 500 हमने रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी कितना दिया हुआ 2D, तो इसको 2D लिख दिया, माइनस टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो डी दिया हुआ, प्लस डी बाई के, डी बाई के, तो ये कितना हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, नीचे से डी हमने कॉमन ले लिया, तो अब बचेगा क्या, 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 बाई के, ये आ गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, 100, तो अब यहां दिखा रहे हैं 500 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हमने 100 लिख दिया अपॉन 1 प्लस 1 बाई के, इस टर्म को इधर लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई 5, इसको इधर लेते गए तो 1 बाई के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 5 यानी 4 बाई 5, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 बाई 4 यानी 1.25, so this will be dielectric constant of the slab। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए बेटा, ये हम सोच रहे हैं सफिशिएंट है, बाकी क्वेश्चंस हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देंगे, वहां से आप करिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है
उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हमने कर ली। अब इसके आगे अगर हमको प्रॉब्लम करना है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम बनता है बेटा, लेकिन उसके लिए हमको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानना होगा। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर ले लेते बेटा। वैसे 2 कैपेसिटर सफिशिएंट है, लेकिन 3 कैपेसिटर हम दिखा रहे हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं चार्ज तीनों कैपेसिटर पे क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का हम ले तो तीनों रेजिस्टर में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही कैपेसिटर का अगर सीरीज हम कॉम्बिनेशन ले तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल होगा। यानी इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ये हमेशा ध्यान रखिए, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो इन जनरल। बाकी एक क्वेश्चन हमने कराया था 500 और -100 का, तो उसमें क्या था, नेट चार्ज जीरो नहीं था। लेकिन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो इन जनरल, हमेशा ये करेक्ट नहीं है। लेकिन नेट चार्ज ऑन द इनर फेसेस ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होगा बेटा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम सपोज कर ले ये जो चार्ज डेवलप हुआ है, ये कैसे डेवलप हुआ है, जब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो ये चार्जेस डेवलप हुए। अब जब V पोटेंशियल डिफरेंस दिया बेटा, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान ले, इस वाले के अक्रॉस V2 मान ले, और इस C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान ले। पहले तो हमको यह समझना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखें बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि अगर इस तीनों कैपेसिटर को हम हटा दें और एक सिंगल कैपेसिटर रख दें और यही पोटेंशियल डिफरेंस दें उस सिंगल कैपेसिटर को, तो उसके भी एक प्लेट पे उतना ही चार्ज आए जितना इस पे आ रहा है। तो इन पे हम देखें बेटा, तो ये अंदर अंदर ये नेट चार्ज जीरो हो गया, ये नेट चार्ज जीरो हो गया। बेसिकली देखें तो इस पे क्यू चार्ज आया और इसके इधर वाले प्लेट पे माइनस क्यू आया है। यानी इस तीनों का इक्विवेलेंट ऐसा कैपेसिटर होगा जिसको अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दे तो उसके एक प्लेट पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू, और दूसरे पे माइनस क्यू। तो अब देखते हैं, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं, तो यहां से देखें तो ये V इज इक्वल टू होगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। अच्छा, अब C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या है, Q बाई C। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सिंगल बनेगा
उस पे चार्ज क्या आना है Q और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C सपोज कर लें इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q बाई C2 प्लस V3 ये क्या होगा Q बाई C3 Q बाई C3। फार्मूला यही लगा रहे बेटा V निकालने के लिए। ये Q Q Q कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हो गया। रेजिस्टर वाले से देखें तो ये थोड़ा उल्टा फार्मूला वहां पे आ रहा है, वहां पे पैरेलल के लिए ये फॉर्मेट होता, यहां सीरीज में ये होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो 3 कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस C1, दूसरा कैपेसिटेंस C2 और तीसरा कैपेसिटेंस C3। अब इस तीनों को पैरेलल में लगाना है, यानी इन तीनों का जो लेफ्ट वाला प्लेट होगा बेटा वो एक जगह कनेक्टेड होगा और राइट वाला प्लेट एक जगह कनेक्टेड होगा। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाले प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा, राइट वाले प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा। अब इसके अक्रॉस हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, तो जो रेजिस्टर का पैरेलल का डिफिनेशन है वही यहां पे है बेटा। रेजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होते थे उस रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है। अब चार्ज इस पे सपोज कर ले Q1, इस पे सपोज कर ले Q2 और इस पे सपोज कर ले Q3। क्या चार्ज हो गया भाई Q3। ये चार्जेस हो गए। चार्ज हमने अलग अलग क्यों लिया बेटा, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, Q इज इक्वल टू CV। Q क्या है भाई CV, तो Q इज इक्वल टू CV है। V तीनों का सेम है और C तीनों का अलग अलग है, इसलिए चार्ज अलग अलग होगा, तो इसलिए हमने अलग अलग चार्ज लिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला कैसे जाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जैसे हमने रजिस्टर में करा था बेटा, कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही है। क्या करा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फिर से अगर हम रिविजिट करें रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो डिफिनीशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर में सेम होगा, करंट तीनों रजिस्टर में अलग अलग होगा। तो टोटल करंट कितना होता था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरीके से यहां टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसा हमने लिखा क्यों, टोटल चार्ज की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डिफिनीशन यही है। इस तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, इस तीनों कैपेसिटर को हटा के हम केवल एक कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटेंस का लगाएं जिसपे वही चार्ज स्टोर हो जो कि इस तीनों पर मिलके हो। तो तीनों पर मिलके क्या, Q1 Q2 Q3 का एडिशन, तो ये इसलिए ऐसा हमने लिखा है। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू CV, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम C मान लें, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस वही वाला देंगे, इज इक्वल टू Q1 क्या होगा C1V प्लस Q2 क्या होगा C2V प्लस Q3 क्या होगा
C3V। तो यहां से आ गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसको एक बार हम दोनों रिजल्ट फिर से लिख दें, ये पैरेलल के लिए है, यहां C पैरेलल और C सीरीज के लिए क्या था भाई, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कहीं कोई कंफ्यूजन हो इसलिए ये दोनों रिजल्ट एक साथ लिख रहे बेटा, और रजिस्टर वाले से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा डिफरेंस पता चले, दोनों के फार्मूले में स्लाइट डिफरेंस है। रजिस्टर के केस में R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और रजिस्टर के पैरेलल में 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब चूंकि आपने इस फार्मूले को पहले सीखा हुआ है, आप इस रिजल्ट को पहले से जानते हैं, तो वहां से हम कंपेयर करें तो सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर में होता है बेटा, वो रजिस्टर वाले का उल्टा हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। यहां जो सीरीज के लिए फार्मूला है वो पैरेलल वाला आ गया, इसके पैरेलल वाला यहां सीरीज में आ गया, और इसके सीरीज वाला यहां पैरेलल में आ गया। तो इस रिजल्ट को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टर्न अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और यही से इनके सिंपल क्वेश्चंस, बेसिकली ये सीरीज पैरेलल हमने इसलिए कराया कि इसके बड़े सिंपल एप्लीकेशन पे आगे क्वेश्चंस हमको करना होगा। बाकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बेटा, बहुत टफ टॉपिक है, तो उसको हम लास्ट में आगे करेंगे। सो लेट अस एंड द क्लास टुडे। We will meet again on next turn. Bye bye, sayonara, God is speed and bon voyage.